हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज चलते हैं। आज का टॉपिक है पॉलिटी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जो पिछले मैंने वीडियो में पढ़ाया था, प्रस्तावना और अनुसूची, उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए। ये पार्ट 1 क्वेश्चन है, इसमें करीबन 50 से अधिक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके उसको जाकर देखिए और उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस, तभी उसी को समझ में आएगा और पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो अभी जो है वर्तमान में यदि पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा 12, यानी 12 अनुसूचियां। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। जब पूछेगा कितनी अनुसूचियां थी, कब, जब संविधान बना था उस समय, तो उस समय 8 हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। देखिए इसमें भी पूछा हुआ है कि जब संविधान सभा द्वारा जब संविधान को जब पारित कर दिया गया था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी। तो इसमें भी है कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका कैसा है, थोड़ा थोड़ा खाली चेंज किया है। इसमें भी देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। इसमें पूछा मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था उसको बोलते हैं मूल संविधान, और उसमें कितनी थी तो 8 हुआ था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा गया है, इसलिए उसको ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो याद कीजिए हम पढ़ाए थे कि 9वीं अनुसूची में क्या था। 9वीं अनुसूची में था भूमि का अधिग्रहण या संपत्ति का अधिग्रहण। ठीक है, तो उसको पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ये हो गया पहला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वां अनुसूची में जोड़ा गया है, 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि देखिए मूल संविधान में 8 गो अनुसूची था, 4 गो अनुसूची बढ़ जाता है, 9, 10, 11, 12। तो इसको क्या करता है, संविधान को संशोधन करके और बारी बारी से क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। और अंतिम में जो है 4 अनुसूची अभी तक जोड़ा गया है। तो 8 और 4 कितना हो गया? 12 हो गया। उसमें से पहला जो अनुसूची जोड़ा गया था वो 9वां अनुसूची था, उसको पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन से अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन सा अनुसूची को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर पूछा हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। और 52वां संविधान संशोधन ये 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? तो 11वां अनुसूची जोड़ा गया है। 11वां अनुसूची में है क्या, तो इसमें बताया गया था पंचायती राज के बारे में। इसमें ग्रामीण इलाका में जो पंचायती राज है उससे संबंधित है। और इसमें विषयों की संख्या कितना था? 29 गो था। ठीक है, नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची? तो 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में हम लोग क्या देखे थे, क्या था? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, जो कि बड़े बड़े शहरों में होते हैं। ठीक है, उसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो द्वितीय अनुसूची देखिए हम याद कराते हैं, पहला नंबर में क्या था? राज्यों का संघ और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या था? तो दूसरा नंबर में यही था कि उसका वेतन भत्ता और पेंशन, वेतन भत्ता और पेंशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। देखिए यहाँ पर पढ़ना है कि किसका बात किया गया है। यहाँ पर मेनली देखना है हम लोग को, यहाँ पर जिक्र किया गया है राज्य और संघ का, राज्य और संघ का। तो राज्य और संघ के लिए क्या आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि प्रथम अनुसूची में क्या है, 28 राज्य और 8 गो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जिक्र किया गया है पहला अनुसूची में। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। देखिए यहाँ इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो पकड़ने का जो की पॉइंट है वह क्या है, इसमें जो पूछा गया है मेन क्या है कि देखिए इसमें पूछा गया वेतन मतलब क्या है, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है या राज्यपाल को जो वेतन मिलता है या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उनका जो वेतन मिलता है, या संसद के जो सदस्य है या राज्य विधानमंडल के जो अधिकारी है उन लोग को, या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इस सब जो मंत्री लोग रहते हैं इनको जो वेतन दिया जाता है वो वेतन जो दिया जाता है वो कौन सा अनुसूची में दिया गया है। तो हम बताए थे कि वेतन, भत्ता या पेंशन किसी का भी बात किया जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं दूसरा अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए पहला नंबर में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा नंबर में है वेतन, भत्ता और पेंशन। जब वेतन, भत्ता और पेंशन जब कोई शपथ ग्रहण करता है, तो हम बताए थे तुम लोग याद रखने के लिए कि सबसे पहले जब कोई शपथ ग्रहण करता है तो सबसे पहले वो क्या पूछता है, कितना हमको वेतन मिलेगा, या कितना भत्ता मिलेगा, या फिर कितना पेंशन मिलेगा। तो शपथ ग्रहण करने से पहले, यानी दूसरा नंबर पे क्या हो गया, वेतन, भत्ता और पेंशन। तो तीसरा नंबर पे क्या हो जाएगा, शपथ ग्रहण, यानी कि तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ ग्रहण है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन की सूची है। देखिए यहाँ की पॉइंट क्या है, की पॉइंट यहाँ पर पकड़ना है, देखिए राज्यसभा में स्थान, यानी हम बताए थे कि राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वह कौन सा अनुसूची में दिया गया है, तो चौथा अनुसूची में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। तो स्वशासित जिला परिषदों से है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा छठी अनुसूची से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किन अनुसूची में है। देखिए राजभाषा, ठीक है, तो भाषा को उल्लेख जो है कौन सा अनुसूची में किया गया है, तो भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो आप ही हम बताए थे कि 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो भाषाओं के साथ, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध क्या हो जाएगा, भाषाओं के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए इसका की पॉइंट याद रखने का क्या है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसको ध्यान से देखना, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो हम बताए थे कि एक अनुसूची है जिसको न्यायालय में हम लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं, वह था 9वां अनुसूची, क्योंकि उसमें क्या था, संपत्ति का अधिग्रहण। ठीक है, सरकार जब चाहे वह संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है। तो यह क्या था, 9वां अनुसूची, और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से अलग कर, ठीक है, एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर है
कि आंध्र प्रदेश जो था राज्य, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था तेलंगाना, ठीक है, 2014 में बना था 2 जून 2014 को, ठीक है। तो इससे भारतीय संविधान का कौन सा सूची में परिवर्तन होता है, तो कौन सा सूची में परिवर्तन होता है, तो देखिए तो हम बताए थे कि 28 को राज्य और 8 को जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वो कौन सा अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 1 में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूची 1, ठीक है। जब भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया जाएगा तो अनुसूची 1 ही मारेंगे। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है। सिंपल सी बात है, यहाँ बात किया जा रहा है किसका, और बात किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है दल और बदल का। की पॉइंट यहाँ पर पकड़ते हैं ये चीज़, दल और बदल। दल बदल जब भी रहेगा तो दल बदल किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। और इसे 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये हो गया 20 क्वेश्चन हो गया। आगे फिर चलते हैं। चलिए, इसमें प्रस्तावना से संबंधित है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। देखिए, तो भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा भाग है जिसको उसको आत्मा कहा जाता है, सिंपल सी बात है। तो भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम पढ़ाए थे भारत की प्रस्तावना को। संविधान की जो प्रस्तावना है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को, ठीक है। भारत की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। जनप्रिय, जन मतलब होता है लोक, यानी लोकप्रिय बोल सकते हैं या जनप्रिय। संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन सा शब्द से भारत की प्रस्तावना शुरू होती है, तो हम पढ़ाए थे कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से क्या होता है, हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो शुरू होता है। नेक्स्ट है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। देखिए, हम उस समय जब हम प्रस्तावना डील कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे गणतंत्र और एक हो गया राजतंत्र। तो गणतंत्र और राजतंत्र में मूल अंतर क्या था कि गणतंत्र मतलब होता है, गणतंत्र मतलब हम बताए थे उसमें कि राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है गणतंत्र में, जबकि राजतंत्र में क्या था कि राज्य का जो प्रमुख था वो क्या था, वंशानुगत था। जैसे राजतंत्र मतलब जैसे राजा का शासन, जैसे जिसका बाप जो है राजा है तो उसका बाप यदि मर गया तो उसका बेटा ही राजा बनता था, ऐसा होता था। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है कि राज्य का जो प्रमुख है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है और एक फिक्स्ड अवधि के लिए चुना जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसका सत्ता समाप्त हो जाता है, फिर क्या होता है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए उसका चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख है वह निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्य का प्रमुख, यहाँ राज्य का जो प्रमुख है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है कि भारत क्या है, तो कैसा राष्ट्र है। हम बताए थे कि भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या था कि जिसमें धर्म के आधार पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यानी कि धर्म के आधार पर किसी को कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भारत कैसा राष्ट्र है, तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है। अभी पढ़े हैं कि इसका मतलब क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को स्वीकार, किसी विशेष धर्म को पर बल नहीं देना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गणतंत्र होता है, तो हम पढ़ा है गणतंत्र कहाँ होता है, तो जहाँ पर राज्य
जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो उसको क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो कौन कौन सा ऐसा दो शब्द है जिसका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ऐसे 3 गो शब्द को जोड़ा गया था जिसका था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या था, अखंडता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। देखिए यहाँ पर पंथ निरपेक्ष के जगह पर यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। हम बताए थे कि हमारे संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर रेफरेंस बुक का यूज करते हैं तो वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे मतलब कि वही समझना है जो पंथ निरपेक्ष है उसी की जगह पर यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। देखिए भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारत कैसा है, तो भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत कैसा देश है, एक प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। इसको जो है कभी कभी एग्जाम में एकदम सीक्वेंस वाइज पूछ लेता है, इसलिए एकदम सीक्वेंस से इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए अब हम पढ़ाए थे कि उद्देशिका में कौन कौन सा नहीं, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण कहीं भी देखने को नहीं मिलता है उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत जो है वो क्या है, एक गणराज्य यानी गणतंत्र है। ठीक है, क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राज्य जो अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है, यानी कि राज्य का जो अध्यक्ष होता है, जैसे कि हम लोग राज्य का अध्यक्ष यानी राज्य का प्रमुख भी बोल सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री है, तो ये सब क्या होता है, चुनाव होता है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए यहाँ क्रम पूछ लिया, हम बोला ना एकदम सीरियल से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए इसको एकदम सीरियली याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्तापन समाजवाद। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी को पढ़ के देखिए, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हम उसमें जब प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो उसमें एकदम सीरियली 5 को लिखे थे। ठीक है, तो उसी को बोला गया है कि कौन सा क्रम जो है वह सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर का अर्थ क्या है, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उसी को क्या कहते हैं, सेक्युलर, यानी कि सेक्युलर इंग्लिश वर्ड दे दिया है, पंथ निरपेक्ष उसी को कहते हैं हिंदी से। नेक्स्ट है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यानी कि उसी को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, तो उसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा हुआ है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था, उत्तर निम्न में से चुन कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि इसको जो है 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 1 नंबर में क्या बोला गया है कि 1976 में जोड़ा गया था, और 3 नंबर में क्या है 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और ये 2 नंबर में ऑप्शन में बोला हुआ है 44वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, और 4था नंबर में है यह
मूल प्रस्तावना में था, तो ये दोनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। हम भारत के लोग हैं, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ये अर्थ पूछ लिया। इसका मतलब यह होता है कि जो संविधान का जो निर्माण है भारत की जनता के द्वारा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ हम बताए थे सामाजिक नियंत्रण, इसका अर्थ क्या होगा, सामाजिक नियंत्रण नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय, यानी कि समाज में सभी को न्याय मिलना चाहिए, इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है वो कौन सा देश से लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और हम इसमें बताए थे कि प्रस्तावना जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है, ठीक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और यहाँ पर समवर्ती सूची जो है, ठीक है, उसको जो है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो भी एक सेकंड, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सभी महिलाओं को इस दिवस का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और आज का महिला दिवस का थीम है एक्सीलरेट द एक्शन, ठीक है, कार्रवाई में तेज़ी करें, ठीक है। और इस सभी क्वेश्चंस को हमको लग रहा है कि जो प्रीवियस वीडियो देखे हैं उसको बहुत ही आसान लगा होगा। जो नहीं देखे हैं कृपया करके उस वीडियो को देखें, प्रस्तावना और अनुसूची से संबंधित वीडियो अपलोड है, और उसको देखने के बाद ही फिर इसको देखने से बहुत ही आसान लगेगा और सभी क्वेश्चन का हल कर पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।